हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एलडीसी पोस्टमैन मिलगार्ड एमजी पोस्टमैन मिलगार्ड एमटीएस एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 important questions. So without wasting time, let us start our discussion. Today's question number first is the rate of simple interest per annum at which a sum doubles itself in 8 years means प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से जिस दर पर एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। आपको रेट ज्ञात करना है, आपको दर ज्ञात करना है ब्याज की कि एक कोई भी राशि है, मान लीजिए पी, वो किस दर पे 8 वर्ष में अपने आप को दोगुना कर लेगी, 8 वर्ष में दोगुना कर लेगी। समझने की बात यह है कि अगर राशि अपने आप को दोगुना कर लेती, मतलब क्या दिया है हमें, ब्याज ना दे के उसने मिश्र धन दिया है, अमाउंट दिया है, टोटल अमाउंट जो बनता है, तो ए दिया है। तो ए अगर 2p है, ए अगर 2p है, 2p मतलब अपने आप का दोगुना, इसका प्रिंसिपल का दोगुना, मतलब उसे इंटरेस्ट कितना मिला होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, पी। जिसने इतना कर लिया उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? एस आई अपन को पता है, एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बाई 100। एस आई आपका पी है और यहाँ भी पी है, आर आपको निकालना है, टी आपको एटीएस दिया है, ये 100 है। पी से पी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा 100/8, है ना। 100/8 मतलब 12.5%। आई होप समझ में आया होगा। आर 12.5% होगा, मतलब 12.5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से राशि 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा मूलधन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। यदि कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे हमने कोई वस्तु खरीदी है, सेलिंग प्राइस मतलब जिस दर पे बेची है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस बोलते हैं क्रय मूल्य को, और विक्रय मूल्य को क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे। तो यदि कॉस्ट प्राइस जो है विक्रय मूल्य किसी वस्तु का विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं अपन। हमें पता है एस पी इक्वल टू होता है, सॉरी, प्रॉफिट इक्वल टू होता है, या प्रॉफिट परसेंट ही सीधा फॉर्मूला बता देता हूँ। प्रॉफिट परसेंट होता है एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100, है ना। अब हमें पता है कि एस पी क्या दिया है, सी पी दिया है, सी पी इज इक्वल टू 25% ऑफ एस पी, मतलब 25% को क्या लिख देंगे, एस पी इंटू 25/100, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एस पी 25 से 100 कट जाएगा, तो 25 चौके 100, एस पी डिवाइड बाई 4, मतलब सी पी हो गया एस पी बाई 4। तो अब इस सी पी की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एस पी माइनस एस पी बाई 4 डिवाइड बाई एस पी बाई 4 इंटू 100। सो एस पी इसमें से कॉमन आके कट जाएगा, या फिर आप सॉल्व भी कर ले तो हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 4 SP माइनस एस पी डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 4 होल डिवाइड बाई एस पी बाई 4, मतलब 3SP डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई एस पी बाई 4, इतना हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, एस पी से एस पी कट जाएगा, मतलब हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 100, 3SP इंटू 100 मतलब 300%। एक तो मेथड ये हो गया। एक शॉर्ट मेथड बता देता हूँ जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन को 100% मान के कर सकते हैं। इसे कैसे 100% मान के करेंगे, मान लेते हैं अब सेलिंग प्राइस का 25% कॉस्ट प्राइस दिया है, तो मैं मान लेता हूँ कि एस पी आपका 100 था, एस पी 100 था अगर, तो सी पी क्या हो जाएगा, 25% ऑफ एस पी, मतलब सी पी हो जाएगा ओनली 25, है ना। जब सी पी 25 हो जाएगा तो इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, भाई 100 रुपये में बेचा है, 25 में ख़रीदा था, तो प्रॉफिट क्या बचा, एस पी माइनस सी पी मतलब बचा 75।
और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है जो प्रॉफिट होगा वो, और डिवाइड बाई उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य 25 इंटू 100। तो 25 से कट जाएगा 3, तो इतना हो जाएगा 300। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। शॉर्टकट मेथड भी, सेलिंग प्राइस को हमने 100 मान लिया, कॉस्ट प्राइस को 25 मान लिया, और प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस को 100 माना तो कॉस्ट प्राइस इसका 25% था, मतलब 25 हो गया। प्रॉफिट को कितना बचा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 75 बचा। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? 75 डिवाइड बाई 25 इंटू 100, है ना। तो हो जाएगा, जब कैंसिल आउट होंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 300। मतलब कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ? 300 प्रॉफिट परसेंट हुआ। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ये सभी क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज के पेपर 2 के, सॉरी पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 में है, पार्ट बी में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी चैनल पे आपको आगे पोस्टल डिपार्टमेंट से रिलेटेड सभी ऑर्डर्स भी मिलेंगे, और आपके जो एग्ज़ाम कल होना है उस एग्ज़ाम के सॉल्यूशन भी जितने जल्दी मुझे हमें पेपर अवेलेबल हो जाएंगे उतने जल्दी हम इसी चैनल पे उपलब्ध करा देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। कैलकुलेट एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 टू 45। 30 से 45 नंबर के बीच के प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं के नंबर ज्ञात करना। अभाज्य संख्या मतलब वो संख्याएं जो किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, जिनमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं होता। मान लीजिए 3, तो 3 में 3 और 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या बोलेंगे? अभाज्य। 4, 4 में 1 और 4 के अलावा 2 का भी भाग जाता है, 2 से भी डिवाइड होता है, तो 4 क्या है? भाज्य संख्या है। तो अपन को निकालना है 30 और 45 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत। तो पहले 30 और 45 के बीच की अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं क्या क्या होंगी। एक तो 31, 32 डिविजिबल है तो 32 नहीं आएगा। 33 11 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता नहीं आएगा। 34 भी नहीं आएगा, 35 नहीं आएगा, 36 नहीं आएगा। इसके बाद आएगा 37 आपका, 38 39 40 नहीं आएगा, आएगा 41, 42 नहीं आएगा, 43 आ जाएगा, 44 आ जा नहीं आएगा, 45 भी नहीं आएगा, है ना। तो कितने नंबर हो गए? 4 नंबर। अब एवरेज क्या होता है? इन सबको जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे इनके काउंटिंग से, इनके नंबर से। कितने कितने? 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 4 नंबर हैं, तो डिवाइड कर देंगे 4 से। तो जब इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 1 8 1 9 3 12, 152 डिवाइड बाई 4 मतलब 38, है ना। आई होप समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 इज द मार्क प्राइस ऑन एन आइटम वाज 2000, but the shopkeeper offered a double discount of 20% and 15%. How much did he finally sell the item for? एक वस्तु पे अंकित मूल्य उस पर प्रिंटेड रहता है कि इसे MRP जिसे अपन बोलते हैं कई बार, तो कितना था? 2000 रुपये था। लेकिन दुकानदार ने 20% पहले उस पर डिस्काउंट दिया, उसके बाद एक और डिस्काउंट दिया 15% का। तो उसने वस्तु को कितने में बेचा? अपन को क्या निकालना है? कितने में बेचा। इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते थे, और क्वेश्चन भी कई तरीके से हो सकता था। एक तो हो सकता था वस्तु का कुल डिस्काउंट क्या रहा, इफेक्टिव डिस्काउंट क्या रहा। इफेक्टिव डिस्काउंट निकालने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन हो सकता है कि वस्तु को कितने में बेचा की जगह प्रॉफिट कितना हुआ, है ना। अभी जो क्वेश्चन है अपन उसी को सॉल्व करते हैं। वस्तु को कितने में बेचा। वस्तु को देखिए, अगर वस्तु कोई है 100% थी और उससे 20% डिस्काउंट दिया, 20% का मैंने डिस्काउंट दिया, तो वस्तु को कितने बेचा हुआ? आइटम को 80% में। 20% का डिस्काउंट दिया, 100 में से 20 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा? 80। मतलब मैंने उससे 100 की वस्तु का मूल्य कितना लिया? 80 लिया। बस यहाँ के बाद क्वेश्चन लीजिए है, 2000 उसका अंकित प्राइस था, उसके बाद मैंने इस पर दे दिया उसे 20% डिस्काउंट। मुझे निकालना है वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु को कितने में बेचा, इसलिए मैं सीधा विक्रय मूल्य ही निकालता हूँ। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि पहले इस पे डिस्काउंट निकालो फिर करो, है ना, लेकिन लेंदी करने से कोई मतलब नहीं। 80/100, है ना। ये तो हो गया पहली बार का पहले डिस्काउंट के बाद का विक्रय मूल्य, पहले डिस्काउंट के बाद का सेलिंग प्राइस, ये हो गया। लेकिन उसने डबल डिस्काउंट, इस सेलिंग प्राइस के बाद उसने एक और डिस्काउंट दिया 15%। मान लीजिए आप लेने गए थे और आपने बोला कि भाई कितना 2000 उसने रेट बताया, आप बोले डिस्काउंट, बोले 20% दे देंगे, उसने 80% में दिया।
फिर आप बोले नहीं नहीं और कम करो, या फिर जा रहे हैं, जब आप जाने लग गए तो उसने बोला एक काम करो ले जाओ, 15% का डिस्काउंट एडिशनल दे देंगे। तो इस प्राइस पे 15% का एडिशनल डिस्काउंट जब देगा तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, इस प्राइस का 85% और देना पड़ेगा। 85% मतलब इंटू 85/100। क्वेश्चन सॉल्व। इस 20 से 100 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा 2, तो 2 से 5 कट जाएगा, सॉरी ये 10 से ये 0 भी कट जाएगा, बचा 8 इंटू 2 इंटू 85 मतलब 1360 रुपीज़। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वो हमसे पूछता डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट पूछता कि कुल डिस्काउंट कितना रहा, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं थी, हमें 20/100 का मल्टीप्लाई करते और यहाँ 15/100 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो अपन को मिल जाता कि वस्तु को कितने कम में बेचा, डिस्काउंट उस पर कितना दिया। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। कन्वर्ट 0.175 इंटू परसेंटेज। 0.175 इंटू को परसेंटेज में, परसेंटेज क्या होता है, 100 में से, परसेंटेज 100 में से कितना है, मान लीजिए 4%, मतलब 100 टुकड़े थे किसी चीज़ के तो उसमें से 4 टुकड़े, तो कुल मिला के जहाँ परसेंट का साइन होता है, सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जहाँ मैं क्या बात कर रहे थे अपन कि 100 पर अगर 4% दिया है तो 100 में से कितने टुकड़े, 4 टुकड़े। कुल मिला के इसे बोल सकते हैं, हम इसे अगर रेशियो में चेंज करेंगे तो 4/100 होगा। या फिर बोल दें कि जब हम परसेंटेज को रेशियो में चेंज कर, ये 4% लिखा था तो इसका मतलब होगा 4/100, मतलब परसेंट को अगर रेशियो में चेंज करना होता है तो परसेंट का साइन हटा के और 100 का भाग दे देते हैं। अब हमें रेशियो को अगर परसेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, अब हमें परसेंट का साइन लगाना है, और परसेंट का साइन मतलब डिवाइड बाई 100, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा वापस से 4%। ये चीज़ समझ में आई होगी, मुझे लग रहा है ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अगर नहीं हुआ तो एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, बस यहाँ से सब क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद परसेंटेज को रेशियो के क्या होता है, मान लीजिए कोई वस्तु 3% है, 3% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 अगर उसके पार्ट किए जाएँ तो 100 में से हम कितने पार्ट की बात कर रहे हैं, 3 पार्ट की बात कर रहे हैं। पर किसी के मान लीजिए 33 मार्क्स हैं, तो 33 मार्क्स हैं, मतलब 100 में से कितने मार्क्स आए हैं उसके, 33। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसे मैं रेशियो में चेंज करूँ तो इसे बोलूँगा 33/100। 33/100 मतलब मैंने क्या किया, परसेंटेज को रेशियो में चेंज करने के लिए परसेंट के साइन को रिमूव कर दिया, है ना, परसेंट के साइन को रिमूव कर दिया और किससे, और क्या कर दिया, 100 से कर दिया डिवाइड। अब मैं बोल रहा हूँ नहीं, इसे मुझे वापस से परसेंट में चेंज करना है, तो परसेंट में चेंज करने के, अगर परसेंट का साइन मतलब क्या होता है, इसे समझ में आ गया, परसेंट का के साइन का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। तो अब इससे अगर मैं वापस से मुझे परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा और उसमें परसेंटेज का साइन लगा देंगे। सेम क्वेश्चन यहाँ था, बोल रहा 0.175 को परसेंट में चेंज करना है, तो परसेंट में अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, बताया कि क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन था। 17.5%। कुछ लोगों ने इसे ऐसे भी किया होगा कि पहले इसका 0.175 को पहले आप रेशियो में चेंज करो, 0.175 इसे रेशियो में चेंज करेंगे तो इसका हटाएंगे, डेसिमल हटाने के लिए 3 ये करेंगे, उसके बाद फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर 175/10 तो 17.5। भाई इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, परसेंट का मुझे पता है, परसेंट अगर लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड कर देना है, दैट्स ऑल। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 17% ऑफ 320 डिवाइड बाई 40%, 45% ऑफ 240। इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। इस ऑप्शन को सही करने के लिए आपको हम डिवाइड की जगह प्लस करना पड़ेगा। तो ये देख आपके ये 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन में डिवीजन की जगह प्लस होगा, एक क्वेश्चन में डिवीजन होगा। ये वाली जो ऑप्शन है आपके प्लस के लिए है, तो पहले हम प्लस को देख लेते हैं, उसका डिवीजन का भी मैं करके आपको यहीं दिखा दूंगा, है ना। पहले प्लस वाला देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 320, 70%
और 70% ऑफ 320 मतलब क्या हो जाएगा 320 इंटू 70 बाई मैंने क्या बोला परसेंट हटाने के लिए 100 प्लस 240 इंटू 45/100। इस शून्य से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ तो ख़त्म हो गया। इस 45 को जब 5 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, इससे 2 आ जाएगा, इस 2 से हो जाएगा ये 12, तो ये हो जाएगा। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 1 22 124 प्लस 12 9 जा 108, मतलब आज आपका ऑप्शन हो जाएगा 332। कैसे जोड़ दिया 24 प्लस 8 32 और प्लस 100 332 है ना। ये तो ये हो गया। अब अगर मैं बात करूँ कि नहीं जो डिवीजन है तो उसे सॉल्व करते हैं, तो कैसे सीधा सीधा भी हो जाएगा 320 इंटू 70/100 डिवाइड बाई 240 इंटू 45/100 है ना। इस 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 9 जा 45, 14 5 जा 70, 6 4 जा 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, मतलब हो गया आपका 56/27। ये डिवीजन वाले का आंसर है ना, डिवीजन वाले का इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंप्लीफिकेशन, उसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं उस क्वेश्चन में, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 47 इज अमित कवर्स अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर इन 6 मिनट्स। 24 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस वो 6 मिनट में कवर कर लेता है। इफ़ ही वांट्स टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट्स, यदि सेम डिस्टेंस से आप कितने में 8 मिनट में कवर करनी है, 8 मिनट में कवर करनी है, तो उसे कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा। क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले आप एक से स्पीड निकाल लें और टाइम डिस्टेंस निकाल लें, फिर उस डिस्टेंस से दूसरे का टाइम निकाल दें, सॉरी स्पीड निकाल दें। एक ही मेथड है, लेकिन अब कई लोग ऐसे क्या करेंगे कि पहले इसे किलोमीटर पर आवर को मिनट में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर मिनट में, फिर इस मिनट में मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इस मिनट को चेंज करेंगे आवर में। मैं सीधा बोलता हूँ भाई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको S = D/T ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो यहाँ से भी पता चल जाएगा। ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या दिया है, स्पीड दी है। स्पीड में क्या क्या है, किलोमीटर, किलोमीटर क्या होता है डिस्टेंस, और घंटा क्या है आवर टाइम, और बीच में क्या का साइन है डिवीजन का। मतलब सीधी बात स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, अगर फॉर्मूला भी याद नहीं हो रहा है आपको तो। अब हमें क्या करना है कि वैसे बोलते हैं कि आपका जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स मतलब इकाइयाँ जो हैं, जैसे मिनट और घंटा, किलोमीटर, मीटर, ये सब सेम होना चाहिए। कोई भी अप्लाई करते टाइम कोई भी आपको एक्शन लेना है उस पर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्पेशली इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यूनिट्स मस्ट बी सेम। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है और आप उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं तो यूनिट खत्म हो जाएंगे। देखिए कैसे मैं बोल रहा हूँ, 24 किलोमीटर पर आवर। अब मैं इससे क्या निकालूंगा, डिस्टेंस निकालता हूँ। पहले क्या है, अमित कवर्स अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर आवर्स इन 6 मिनट्स। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, तो S = D/T है, तो D क्या हो जाएगा S × T। कुछ जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं भी इतना लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी ये सब क्वेश्चन अपन के मन में ही हो जाएंगे आपके। हाँ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड को मैं सीधा लिखूँगा 24 किलोमीटर पर आवर इंटू 6 मिनट लिख लेता हूँ सीधा, और इसे मैं अभी सॉल्व भी नहीं करूँगा। इतनी डिस्टेंस उसने कवर की 6 मिनट्स में, है ना, 6 मिनट में इतनी डिस्टेंस उसने कवर की। अब ये इस डिस्टेंस को उसे कवर करना था 8 मिनट में। कितने मिनट में, 8 मिनट में। तो 8 मिनट में कवर करने के लिए स्पीड क्या चाहिए उसे अपन को निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो इस चीज़ को, जो डिस्टेंस है, इस चीज़ को मुझे टाइम से डिवाइड करना, मतलब सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ 8 मिनट। ये देखिए मिनट से मिनट अपना कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 8 से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा। तो कितना बचा, 3 6 जा 18, और साथ में क्या बचेगा किलोमीटर पर आवर, मतलब 18 किलोमीटर पर आवर आपका हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, बाकी सबसे बेस्ट तरीका इसका यही था कि 24 × 6/8 सीधा निकाल देना है ना। प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आने लग जाएगा।
आप चाहें तो इसे पहले मिनट को अगर मैं मान लीजिए आवर में चेंज करके करते तो यहाँ भी 60 के डिवाइड रहता और यहाँ आवर हो जाता, और यहाँ भी 60 के डिवाइड रहता और आवर हो जाता है ना। तो ये 60 लास्ट में कैंसल आउट होना था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे करना है कि जो जितने जल्दी हो जाए, ताकि आपको बाकी क्वेश्चंस में को सॉल्व करने में टाइम मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। If 12 men get 42,000 for 30 days as their wages, what will be the wages of 18 men for 24 hours? 30 दिन के लिए 12 लोगों को, 12 व्यक्तियों को 42,000 वेतन मिलता है। तो यदि 18 व्यक्ति काम कर रहे हैं 24 दिन तक, तो उन्हें कितना वेतन मिलेगा, ये अपन को निकालना है। इसे भी हम दो तरीके से देखेंगे, एक बिल्कुल शॉर्टकट मेथड भी आपको बता दूंगा। 12 मैन काम करते हैं 30 दिन, या अगर लिखूं तो 12 आदमियों की 30 दिनों की मजदूरी है बराबर 42,000 रुपये, है ना। तो 12 आदमी की एक दिन की मजदूरी क्या होगी, क्या हो जाएगी, 42,000 डिवाइड बाई 30। मैं आपको भी यही बोलूँगा कि आप हर स्टेप पे कैलकुलेशन ना करके सीधा लिखते जाएं, लास्ट पॉइंट पे अपन कैंसल आउट करके कैलकुलेशन करेंगे। ये तो हो गया 12 मील की एक दिन की। अब मैं बोलूँ एक मैन की और एक दिन की मजदूरी, तो क्या हो जाएगी, इसे 12 से भी डिवाइड कर देंगे, इसी में सीधा मैं डिवाइड बाई 12 कर देता हूँ। अगले स्टेप में आपको जो लिखना था वो लिख नहीं रहा हूँ मैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अभी अपन को कितने की निकालेंगे, 18 की निकालें। तो यहाँ जब 18 मैन हो जाएंगे तो इस चीज़ में भी 18 को गुणा करना पड़ेगा। आई होप क्लियर। और जब इसी चीज़ को बोलूँगा कि अब ये तो 18 आदमी की एक दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब मैं बोलूँ नहीं एक दिन नहीं, 24 दिन पूछ रहा है क्वेश्चन, तो जब 24 दिन पूछा तो ठीक है भाई, एक दिन का है, 24 दिन का कितना हो जाएगा, 24 गुना। अब इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर दो, 12 2 जा 14, 6 3 जा 18, 6 5 जा 35 से इसे कैंसल आउट कर देंगे और लास्ट में फाइनल ऑप्शन आ जाएगा आपका 50,400 रुपये। इसको सॉर्ट आउट करने के बाद ये क्लियर होगा। 12 आदमी की 30 दिन की मजदूरी 42,000 है, तो 12 आदमी की एक दिन की मजदूरी क्या होगी, तो 30 दिन की है तो 42,000 को 30 से हम डिवाइड कर देंगे। अब 12 आदमी की जगह एक आदमी की क्या हो जाएगी भाई, सीधी बात है, 5 पेन आते हैं 25 रुपये के, तो एक पेन कितने का आएगा, 25/5, उस चीज़ से डिवाइड कर देते हैं। 12 आदमी की एक दिन में मजदूरी मिलती है 42,000, तो एक आदमी को कितनी मिलेगी, 42,000/30 इंटू 12, है ना। 42,000/30 एक दिन की मजदूरी थी तो इतनी हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ नहीं 18 आदमी थे, तो 18 आदमी थे तो भाई 18 से मल्टीप्लाई उसे कर दो, 42,000 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 18। अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं 24 डेज़ की चाहिए, तो इंटू 24 से मल्टीप्लाई और कर दो। इस चीज़ को जब सॉर्ट आउट कर दोगे तो हो जाएगा 50,400 आपका। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ लिख लें क्या क्या आपको दिया है क्वेश्चन में। यहाँ देखो मैन दिया है, डे दिया है, और क्या दिया है, वेजेस दिए हैं। हल्का सा बिल्कुल सोचना है आपको, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। पहले स्टेप में क्या दिया है, 12 मैन 30 डेज और वेजेस 42,000, देखते जाइएगा ध्यान से थोड़ा सा। और दूसरे स्टेप में क्या दिया है, 18 मेल 24 डेज, और ये चीज़ आपको निकालनी है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो आपको निकालना है उसे हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब देखेंगे दिन में 30 है और 24 है। अब बताओ जब हम 24 से जिस काम को हम 30 दिन में करते थे, या फिर 30 दिन की मजदूरी हमें मिलती थी 42,000 रुपये, 30 दिन में मजदूरी मिलती थी 42,000, तो 24 दिन में मजदूरी कितनी मिलेगी, 42,000 से कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी। 30 दिन में 24,000 है तो ओबियसली सीधी बात है कि 24 दिन में 30 दिन में सॉरी 42,000 है, तो 24 दिन में 42,000 से कुछ कम होगी। कुछ कम करने के लिए मुझे ऊपर किसने का गुणा करना पड़ेगा, 24 का, और नीचे कर दूंगा मैं 30 से भाग कर दूंगा, बात खत्म, है ना। ये तो हो गई 24 दिन में मजदूरी कितनी होगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि 12 आदमी को मजदूरी मिलती है 42,000, तो 18 को कितनी मिलेगी, तो 12 से तो ज़्यादा को मिलेगी, 12 को 42,000 है तो 18 की ओबियसली 42,000 से ज़्यादा होगी। तो इससे मैं क्या करूँगा, 18/12 कर दूँगा। ये चीज़ आपको अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि जिसमें निकालना है उससे भाग कर देना, ऐसा नहीं है। हमेशा यही देखना है कि वैल्यू बढ़ना है या घटना है। कई बार केस उल्टा हो जाता है, जैसे 12/18 हो जाएगा, अगर ये वर्क का होता तो इसमें 12/18 हो जाएगा, 12 आदमी काम जल्दी कर लेंगे, 18 आदमी काम जल्दी कर लेंगे, है ना। तो अब इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर देंगे, वही इक्वेशन बन गई जो लास्ट में बनी थी, ऑप्शन आया था 50,400। सीधा आप इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं उतना सारा ना लिख के, है ना। आई होप समझ में आया होगा। क्या करना है, जिस चीज़ को निकालना है उसे सबसे पहले लिखेंगे, उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ये देख के कि
इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। जैसे मैंने बोला कि 24 दिन में जो जिस काम के लिए हमें 30 दिन की सैलरी मिलती थी 42,000, तो 24 दिन की सैलरी उस 42,000 से तो कम होगी, 30 दिन से तो कम होगी, 30 दिन की सैलरी से ओबियसली तो कम होगी। तो मैंने 24/30 1 से कम होता है तो वैल्यू कम हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि 12 आदमी को सैलरी 42,000 मिलती थी, बीच वाले को छोड़ के 12 आदमी को सैलरी 42,000 मिलती थी, 18 आदमी को ओबियसली 42,000 से ज़्यादा मिलेगी। तो 18/12 कर दिए तो सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा 50,400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 49 आपका, इफ़ 10 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाई 12 men। इस चीज़ को मैं पुराने वाले मेथड से कर देता हूँ सीधा सीधा। यहाँ मैन, डे और वर्क है। देखिए वर्क क्या है, 10 आदमी कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन में कितना काम, एक काम। अब आपको निकालना है कि 12 आदमी हैं तो कितने दिन में काम करेंगे, कौन सा काम, वही एक पूरा काम, एक मतलब फुल। तो अब क्या है, मैंने जो बोला था कि सबसे पहले आपको क्या देखना है इसमें, सबसे पहले क्या देखना है कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको दिन निकालना है। तो दिन में क्या दिया है, 12 दिया है, तो मैं इसे लिख दूंगा यहाँ 12 इंटू। अब देखिए वर्क दोनों जगह एक है तो सेम वर्क है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो लिखे ना लिखे इससे भी कोई मतलब नहीं था, आपको समझाने के लिए लिखा है। अब ये चीज़ मैं बोल रहा था कि 10 आदमी काम करते हैं 12 दिन में, 10 आदमी काम करते हैं 12 दिन में, तो 12 आदमी क्या करेंगे, उससे तो पहले काम कर लेंगे ना। 10 आदमी को 12 दिन लग जाते थे तो 12 आदमी को थोड़ा सा कम टाइम लगेगा ना। तो इस चीज़ को मैं करूँगा 10/12। आया समझ में, 10/12 क्यों किया, 12/10 क्यों नहीं किया, इसलिए क्योंकि अब मुझे पता है कि काम का केस है। तो ये क्या होगा, जहाँ आदमी बढ़ेंगे तो दिन कम लगेंगे काम को करने में। जब 10 आदमी 12 दिन में कर लेते थे तो 12 आदमी उससे भी कम दिन में करेंगे, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 10। आप चाहें तो बेसिक मेथड से कर सकते हैं। इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही दिया था, इसलिए इसका बेसिक मेथड में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज़। और ट्राई करें इस मेथड से करने का, बहुत ईजी है और ज़्यादा सोचना भी नहीं है, गलती होने की संभावना कम से कम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 subjects is 120. If 33 was misread as 13 during the calculation, what will be the correct average। क्या होता है, एक चीज़ अच्छे से याद रख लो कि जब भी किसी एवरेज क्या होता है, मान लीजिए 5 नंबर के एवरेज थे तो हम उन पाँचों को उस एवरेज के बराबर मान सकते हैं। उन 5 जो एलिमेंट्स का सम था, अगर मैं एवरेज में 5 को गुणा कर दूँ तो उसके बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या होती है, इन 5 एलिमेंट्स को अगर मैं सेम नंबर से ऐड करूं तो एवरेज में सेम नंबर ऐड हो जाएगा। सेम नंबर से सब्सट्रैक्ट करूं तो एवरेज से भी नंबर घट जाएगा। सेम नंबर से मैं गुणा करूंगा तो एवरेज में नंबर गुणा हो जाएगा। और जब मैं सेम नंबर से भाग करूंगा सभी एलिमेंट को तो एवरेज से भी उस नंबर से अपने आप भाग हो जाएगा। ये क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका रहेगा। कैसे, कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हो कि सभी मेंबर में, सभी एलिमेंट्स में अगर मैं सेम चीज़ जोड़ूं या घटाऊं या गुणा करूं या भाग करूं तो क्या होगा, उसके औसत में भी उसने से जोड़, घटा या गुणा या भाग करना पड़ेगा तो वैल्यू बराबर हो जाएगी। मतलब अगर एलिमेंट्स में कोई जोड़ें तो एवरेज में अपने आप उतना जुड़ जाएगा, सभी एलिमेंट्स में कोई एक चीज़ घटाएं तो एवरेज में अपने आप उतना घट जाएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन बोल रहा है कि 120 नंबर, 120 कितने उसमें थे, 4 सब्जेक्ट में 120 थे। 33 वॉज मिसरेड एज 13। 33 को क्या किया हमने, 13 पढ़ लिया। जब 13 पढ़ लिया, आप इससे 13 जब पढ़ लिया तो डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया आपका 20 का डिफरेंस आया होगा ना। देखो 33 पढ़ना था मुझे लेकिन मैंने पढ़ लिया 13, तो क्या हो गया 20। मतलब एवरेज क्या होगा आपका, ये जो टोटल था चारों सब्जेक्ट का, वो जब मैंने 13 33 की जगह 13 पढ़ा तो चारों सब्जेक्ट का टोटल क्या होगा 20 रहा होगा, कम हो गया होगा 20, है ना। जब 20 कम हो गया होगा चारों का टोटल, जब टोटल 20 कम हो गया, सब्जेक्ट कितने थे 4, तो एवरेज कितना कम होगा 5 एवरेज कम होगा। एवरेज कितना कम था 5 एवरेज कम था। अब मैं बोल रहा हूँ कि पहले एवरेज 120 था और अब मैं बोल रहा हूँ कि 5 एवरेज कम हो गया, तो कितना होना चाहिए था एवरेज ओरिजिनल 125 होना चाहिए था, है ना। एवरेज 5 कम, मैंने 33 को 13 पढ़ा इसलिए एवरेज कितना कम हुआ 4 कम हुआ। क्यों एवरेज 4 कम हुआ, क्योंकि टोटल मेरा 20 कम हुआ था। 4 नंबर है तो मैं क्या कर गया 5 4 से डिवाइड किया तो 5 एवरेज मुझे मिल गया। टोटल डिफरेंस आया 20, तो एवरेज में डिफरेंस कितने का आएगा 5 का, क्या आएगा कम आएगा, तो मुझे ओरिजिनल एवरेज के लिए बढ़ाना पड़ेगा, है ना। दूसरा मेथड इस चीज़ इसका क्या हो सकता है, सीधा सीधा हो सकता है कि 4 सब्जेक्ट थे तो आपका टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 120 इंटू
4 मतलब 480 है ना, टोटल हो जाएंगे 480। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 33 को मैंने क्या पढ़ा, 13 पढ़ा, 33 को 13 पढ़ा, तो इससे क्या हो जाएगा, 20 का अंतर हो गया, तो 20 का अंतर इसमें से क्या होगा, 20 कम था तो 480 माइनस 60, एवरेज मेरा 20 कम हो गया था, इसलिए अब मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, ये 20, ये क्या दिया, एवरेज दिया है मुझे, एवरेज दिया है 120, तो ये तो हो गया आपका गलत एवरेज, रॉन्ग वाला है ना 120, रॉन्ग वाला 120 है। और आपका रियल वाला क्या होना चाहिए था, रियल वाला होना चाहिए था जहाँ 33 और मैंने 13 पढ़ा, तो कितने का अंतर आया था, 20 का अंतर आया था, कितने का अंतर आया था, अंतर आया था आपका 20 का। जब 20 का अंतर आया था तो इस 20 क्या था, ये 20, इस 20 को मैंने इस 480 से कम कर दिया था, गलत पढ़ा था इसलिए इस 480 में से 20 कम हो गया था, इसलिए अब क्या हो जाएगा, इस 480 में 20, तो रियल जो था, ओरिजिनल जो होना चाहिए सम, जो 480 ना होकर कितना होना चाहिए, 480 प्लस 20 होना चाहिए, मतलब 500 होना चाहिए। और जब सम 500 होगा तो एवरेज क्या हो जाएगा, 500 बटे 4 मतलब 125। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझसे कमेंट में, या तो कमेंट करके आप क्वेश्चन दोबारा से पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में आप भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसके आंसर मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी दे सकूँ। इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है, फिर किसी दूसरे टेस्ट का कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो आप वो क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करें अभी, है ना। तो आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, बाकी में वीडियो अवेलेबल करा ही रहे हम लोग। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको जैसे हम अपलोड करें तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।